वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने आंदोलन में भाग क्यों लिया, उनके आइडियल्स क्या थे और उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। इस टॉपिक में हम अच्छी तरह से इसके बारे में देखेंगे। विलेज एरियाज़ में जो रिच पीजेंट थे जैसे कि गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट ने पार्टिसिपेट किया। नकदी फसलों के उत्पादक होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर ट्रेड डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन था पूरे वर्ल्ड वाइड में जो फैला था, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा था। पैसा न मिलने के कारण उनके लिए रिवेन्यू को देना मुश्किल हो गया था और गवर्नमेंट भी किसी भी तरह की रिवेन्यू में छूट नहीं देना चाहती थी। इसके कारण किसानों में गुस्सा बढ़ गया। अमीर किसानों ने पूरे जोश के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और जो लोग नहीं भी आना चाहते थे उनको भी बाइकआउट प्रोग्राम में शामिल किया। उनके लिए स्वराज का अर्थ था हाई रेवेन्यू के खिलाफ स्ट्रगल का, लेकिन उनको निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि 1931 में आंदोलन को वापस ले लिया गया, बिना रेवेन्यू रेट्स को कम किए। इसलिए 1932 में जब आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो कईयों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गरीब किसान रेवेन्यू को ही कम नहीं करना चाहते थे। इनमें से कई छोटे किसान थे जो कि रेंट पे ज़मीन लेते थे। जैसे ही डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, इनकम गिरी, छोटे किसानों को रेंट देना मुश्किल हो गया। वह चाहते थे कि देने वाला रेंट नहीं देना पड़े। उन्होंने कई हिंसक मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट ने किया था। इससे बड़े किसान और ज़मींदार खुश नहीं थे, इसलिए कांग्रेस नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए गरीब किसानों और कांग्रेस में कोई इलेक्शन नहीं बन पाया। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेसमैन के ऊपर। व्यापारिक वर्ग ने इस मूवमेंट को किस तरह से लिया, उन्होंने किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपने साथ जोड़ा, इस टॉपिक में हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अपना बिजनेस बढ़ाने के बाद उन्होंने कॉलोनी पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन पॉलिसीज़ के खिलाफ जो उनके बिजनेस को रोक रही थी। वे विदेशी चीज़ों का आयात रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस्टेब्लिशमेंट की 1927 में, जिसका नेतृत्व प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जी.डी. बिरला ने किया था। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल का विरोध करना चाहते थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहते थे जब इससे पहले इसको लॉन्च किया गया था। उन्होंने आर्थिक मदद की और बाहर से आए विदेशी सामान को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। बहुतों ने स्वराज का वह सपना देखा जब व्यापार पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का कोई रोक नहीं रह जाएगी। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप पूरी तरह से इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े। उनको हिंसक जो मूवमेंट थी उनका डर था, जिसकी वजह से उनका व्यवहार लंबे समय तक प्रभावित रह सकता था। इसके साथ साथ वह कांग्रेस के युवा सदस्यों में बढ़ते समाजवाद से भी प्रभावित थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने ज़्यादातर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिया, सिवाय के नागपुर रीजन को छोड़ के। इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के साथ तो जुड़ गए, लेकिन वर्कर्स ने इसे दूरी बनाई रखी। लेकिन सबके बावजूद कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया और महात्मा गांधी के कुछ आइडियाज़ जैसे कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, इसके साथ लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस को लेकर भी इसमें जुड़े। इसके बाद रेलवे वर्कर्स ने 1930 में और 1932 में डॉक वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। 1930 में हज़ारों वर्कर्स जो कि छोटा नागपुर की टिन माइंस में काम करते थे, गांधी कैप पहन ली और प्रोटेस्ट रैलीज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस ने उस टाइम पे ये महसूस किया कि अगर वह इन वर्कर्स का साथ देती है तो इन इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो बहुत ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका साथ खो देगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक ख़ास बात यह भी थी कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं ने भाग लिया था। गांधी जी ने नमक मार्च के दौरान हज़ारों महिलाएं गांधी जी को फॉलो करने के लिए आती थी। उन्होंने विरोध में भाग लिया, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों का घेराव किया। बहुत सारी जेल चली गई। शहरी क्षेत्रों में ये औरतें हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, गांव में यह अमीर किसानों के घरों से थी। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को पवित्र कर्तव्य मान लिया था। इससे उनका सामाजिक जीवन में प्रभाव बढ़ गया, लेकिन इससे समाज में उनके प्रति नज़रिए में कोई बदलाव नहीं आया। गांधी जी भी इस बात से सहमत थे कि ये एक स्त्री का कर्तव्य है कि वह घर को देखे
और खाना बनाएं, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बने। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस औरतों को संगठन में कोई पद देने की इच्छुक नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सभी सोशल ग्रुप्स ने स्वराज को नहीं अपनाया। उनमें से ही एक ग्रुप था अछूत, जिन्होंने अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया था। लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों को नज़रअंदाज किया था, उस जाति के कट्टर हिंदुओं के विरोध के कारण। लेकिन महात्मा गांधी ने घोषित कर दिया था कि स्वराज तब तक नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं होती। गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा और मूवमेंट चलाया ताकि उनको मंदिरों, कुओं, स्कूल में प्रवेश मिल सके। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ़ किया और सफाई कर्मचारी के काम को इज्जत दी और उस जाति के लोगों को बनाया कि वह अनटचेबिलिटी जैसे पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत से दलित नेता इसका एक अलग राजनीतिक हल चाहते थे। उन्होंने अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया ताकि एजुकेशन सिस्टम और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जा सके। राजनीतिक सशक्तिकरण से उनको ये विश्वास था कि उनका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो जाएगा। इसलिए दलितों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, खासकर महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में, जहां उनका संगठन बहुत बड़ा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स की एक एसोसिएशन बनाई थी 1930 में, महात्मा गांधी से एग्री नहीं थे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की जो मांग थी, उनको ये विश्वास था कि वो पूरे देश में एक यूनाइटेड सोसाइटी के रूप में नहीं रह पाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने उनकी मांग को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखने से इनकार कर दिया था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम से दलितों को समाज में संगठित करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अम्बेडकर ने अंत में गांधी जी का प्रस्ताव मान लिया और 1932 में महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ। बाद में दलितों को शेड्यूल कास्ट से जाना जाने लगा और उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स दी गई। हालांकि दलित आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाए गए नेशनल मूवमेंट से अलग रहा। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ नहीं चली। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। 1920 तक कांग्रेस खुले तौर पर हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप जैसे हिंदू महासभा से ही जुड़ी हुई थी, जैसे कि जिससे हिंदू और मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गईं। हर एक कम्युनिटी ने धार्मिक जुलूस निकाले जो कि हिंसक थे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत से शहरों में दंगे भड़के। दंगों ने दोनों समुदायों में दूरियां बढ़ा दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में संगठित होने का प्रयास किया। भविष्य को लेकर आने वाली हकों को लेकर विचार विमर्श किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के एक नेता थे, सेपरेट इलेक्टोरल्स की डिमांड को छोड़ने को तैयार थे, इस शर्त के आधार पर कि अगर उनको सेंट्रल असेंबली और मुस्लिमवादी वाले राज्य जैसे कि बंगाल, पंजाब में पर्याप्त सीटें दी जाएं। 1928 में इसको लेकर प्रयास चल ही रहे थे, लेकिन समझौता नहीं हो पाया क्योंकि M.R. जयकार ने इसका बहुत ज़्यादा भरपूर विरोध किया, जो कि हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे। इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो दोनों समुदायों में शक का माहौल था। कांग्रेस से अलग होने के कारण ज़्यादातर मुस्लिम्स ने यूनाइटेड स्ट्रगल में भाग नहीं लिया। बहुत से मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल ने मुस्लिम्स की हालत पर चिंता व्यक्त की। उनको डर था कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में ख़त्म हो जाएगी। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को।